हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगी कि इस वीडियो का लाइक टारगेट 2K है और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं ताकि मैं इसका अगला पार्ट बहुत जल्द ला सकूं। सो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जाओ हंग जो होती है वही उस दूसरे शॉट की स्प्रिट होती है। ये जो शॉट होती है बिना अपनी स्प्रिट के यूजलेस थी, इसीलिए जाओ हॉन्ग यहाँ अपने आप की कुर्बानी देती है, ये सोचते हुए कि वो वापस से यहाँ कभी नहीं आ पाएगी। अपने स्पिरिट को उस शॉट में ट्रांसफर कर देती है, जिसपे किंग ऑफ सेलेस्टियल की जो आत्मा उस हरे शॉट में होती है वो उससे ये कहती है कि मैं पहले ही एक मरा हुआ किंग हूँ, तो मेरे पास लूज करने के लिए कोई जिंदगी ही नहीं है। लेकिन तुमने इस शॉट के अंदर उस स्पिरिट को डाल करके मुझे वापस आने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि वहाँ पे जो बंदे होते हैं जिसे कि उस किंग ने पॉजेस किया था, उनके अंदर की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को सक कर लेता है और अपने ह्यूमन फॉर्म में अपीयर होता है। अब आगे शेन और उस किंग ऑफ सेलेस्टियल क्लैन के बीच यहाँ पर उसी शॉट के साथ फाइटिंग होने लगती है। अब इन दोनों तरह के शॉट्स का एक ही नाम है, इसीलिए हम इसे ग्रीन और रेड शॉट्स कहेंगे। जैसे ही शेन उस पे ये कहते हुए कि मेरे साथ शॉट की डुअल फाइटिंग में आज तक कोई जीत नहीं पाया है, वो जो किंग होता है वहाँ से गायब हो जाता है और यहाँ शेन पे पीछे से स्नीक अटैक करता है। इसके कारण शेन इस अटैक को अपने शॉट से तो डॉज कर लेता है, लेकिन उसके कारण उसकी तलवार ही गिर जाती है। आगे वो किंग यहाँ पे शेन पे जानलेवा अटैक करने वाला होता है कि तभी लाइला और हेतिन यहाँ पे एक ढाल के साथ इस अटैक को रोक लेते हैं और इन दोनों की अब उस किंग के साथ यहाँ फाइट होने लगती है। अब ये दोनों वहाँ पे बुरी तरीके से हार रहे होते हैं, तभी जाओ हॉन्ग की स्पिरिट वो जो रेड शॉट के अंदर होती है यहाँ शेन से कहती है कि मुझे टाइटली पकड़ लो, क्योंकि अब मैं उस किंग को नहीं छोड़ूंगी, उसे 2 हिस्सों में काट डालूंगी। अब ऐसा कहते हुए वो शॉट लगातार उस किंग पे अटैक करती है, लेकिन किंग भी उसके हर एक अटैक को जवाब देते हुए लगातार यही कह रहा होता है कि मेरी तलवार तुम्हारी तलवार से ज्यादा स्ट्रॉन्गर, शार्पर और हार्डर है। लेकिन जैसे ही उसकी बात यहाँ पे खत्म होती है, उसी की तलवार ही 2 टुकड़ों में टूट जाती है। अब वो उस किंग की आत्मा तो यहाँ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन उस ग्रीन शॉट को मारने के चक्कर में जाओ हॉन्ग वाली जो रेड तलवार होती है वो भी अब टूट चुकी थी। जाओ हॉन्ग के लिए काफी ये तीनों चिंतित हो जाते हैं। यहाँ पे लाइला और शेन जो होते हैं वो एकदम बेसब्री से हेतिन के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे होते हैं। हेतिन बाहर निकलता है और उनसे कहता है कि सर्जरी सक्सेसफुल रही है। उसने टूटे हुए उन दोनों तलवारों के हिस्से को मर्ज कर दिया होता है, जिसमें आधा हिस्सा वो ग्रीन तलवार का होता है और आधा हिस्सा रेड वाली तलवार का होता है। अब अपने आप को इस रूप में देख करके वो जाओ हॉन्ग की जो स्पिरिट होती है वो लाइला से कहने लगती है कि अब मैं कैसे अपने मुंह सबको दिखाऊंगी। इतना कहते हुए वो रोने लगती है, जिसपे लाइला उस तलवार को ही सहलाते हुए उसे चुप करा रही होती है कि तभी यहाँ सीन चेंज होता है और हमें जियांग की दूसरी तिगड़ी को दिखाया जाता है, जिसमें प्रिंस सात्सुकी और मोइन थे। अब प्रिंस काफी गहराई के साथ बादल की ओर देख रहा होता है। इस पे मोइन उससे पूछता है कि इतनी गहराई से क्या सोच रहे हो। तो हमें लगता है कि प्रिंस यहाँ पे कोई गहरी सी बात कहेगा, लेकिन फिर वो बचकानी सी बात कहता है, ये बोलते हुए ये जो बादल है ना, ये मुझे तोफू के आकार का लग रहा है। अब तोफू एक खाने की चीज होती है जो कि पनीर जैसी ही लगती है, जिसपे सात्सुकी वहाँ पे आ जाती है और प्रिंस की बात को काटते हुए कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये तोफू है, कि इसकी शेप तो किसी स्वीट डेजर्ट जैसी लग रही है। जिसपे यहाँ पे प्रिंस और सात्सुकी के बीच ये बहस छिड़ जाती है। प्रिंस यहाँ पे कह रहा होता है कि सॉल्ट टोफू से ज्यादा कोई चीज भी अच्छी नहीं होती। सात्सुकी का कहना होता है कि टोफू अच्छी तो लगती है, लेकिन वो सिर्फ स्वीट होती है, तब उसका मजा आता है। अब आगे इन दोनों की इसी छोटी सी बात पे बहस होने लगती है और वो मोइन की तरफ देखते हुए पूछते हैं, तुम यहाँ पे डिसाइड करो कि कौन सी टोफू अच्छी होती है। इसमें मोइन उससे कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे दोनों ही टोफू डिलीशियस लगते हैं, चाहे वो स्वीट हो या सॉल्टी। अब आगे सात्सुकी उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि तुम जैसे लोग तो एक कैंडी भी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो तुम जैसे गरीब लोग उस स्वीट टोफू का डिलीशियस टेस्ट कहाँ जान पाओगे। और सॉल्टी टोफू जैसी ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे दुनिया में कोई भी खा सकता हो। जिसपे प्रिंस उसे कहने लगता है कि तुम्हारी ऐसे कहने की हिम्मत कैसे हुई, अगर तुम यहाँ पे स्वीट टोफू को खाने के बारे में बात करती हो तो मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। जिसपे सात्सुकी उसे कहने लगती है कि तुम जैसे अनपढ़ गवारों को उसके बारे में क्या ही पता रहेगा, और वैसे भी अगर वर्ल्ड में कोई सॉल्टी टोफू को खाने की बात करेगा तो मैं उसे मार डालूंगी। अब कसम से यहाँ पे इनकी बचकानी सी लड़ाई से इरिटेट महसूस हो रहा होता है। आगे मोइन का भी यही सोचना होता है और वो इन दोनों से कहता है कि तुम लोग क्या सीरियसली इस टॉपिक पे इस तरह से लड़ रहे हो। अब आगे ये दोनों ही एक दूसरे से मुंह फुला के बैठ जाते हैं, जिसपे मोइन उनसे कहता है कि हमें अपने असली मकसद को नहीं भूलना चाहिए। क्या तुम लोगों को याद भी है कि मास्टर ने हमें क्या असाइनमेंट दिया था और उनके बताए हुए किस टास्क को पूरा करने के लिए हम मिशन पे जा रहे हैं। जिसपे ये दोनों एक ही साथ कहते हैं कि ऑब्वियसली हमें याद है।
मास्टर ने हमें ताइरन आइलैंड पे जाने को कहा है ताकि हम कुशू बीट्स को ढूंढ करके ला पाएं। कि तभी वहाँ पे सासुकी कहती है कि लेकिन मैं ऐसे बंदे के साथ नहीं जाना चाहती जो सॉल्टी टोफू ब्रेड के साथ खाना पसंद करते हैं। जिस पे यहाँ प्रिंस भी उसे यही कहता है कि मैं भी ऐसे बंदी के साथ जाना नहीं पसंद करता जो कि स्वीट टोफू खाते हैं। अब आगे इन दोनों की बहस तो इसी तरह से कंटिन्यू होती है, लेकिन मौसम आगे खराब हो जाता है। उस काले बादल से लगातार निकलती हुई बिजली के झटके जो होते हैं उनकी शिप पर गिरने लगते हैं, जिसपे प्रिंस का कहना होता है कि इस थंडर क्लाउड से बचने के लिए हमें शिप को दूसरी डायरेक्शन में मोड़ना चाहिए। लेकिन सात्सुकी इस बात से सहमत नहीं होती। वो ये कहते हुए स्टीयरिंग हाथ में ले लेती है कि हमें जल्द से जल्द स्पीड बढ़ानी चाहिए और जल्दी से इस बादल को पार करते हुए निकल जाना चाहिए। जिसपे फिर इन दोनों की बहस हो जाती है और ये अपने अपने हिसाब से यहाँ बोट को घुमाने लगते हैं। प्रिंस का यही कहना होता है कि अगर बिजली के झटके हमारे पे गिर जाएं तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। इस पे सात्सुकी कहती है कि ये फ्लाइंग शिप मेरा है तो इसे चलाने का डिसीजन भी मैं ही लूंगी। इधर बेचारा मोइन इन दोनों को चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है और ये कहता है कि अगर इसी तरह से तुम दोनों फाइट करते रहो तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन तभी एक जोरदार बिजली का झटका शिप पे गिरता है तो फिर क्या उस स्पिरिचुअल शिप के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वे तीनों नीचे गिरने लगते हैं। अब हमें मास्टर जियांग को दिखाया जाता है जो कि अपने डिसाइबल्स को मिशन अलॉट करते हुए यहाँ आराम से फिशिंग कर रहा होता है। लेकिन धर्मा टीचर जो होते हैं वो काफी बेचैन होते हैं। यहाँ जियांग उनकी बेचैनी का कारण जो पूछता है तो धर्मा टीचर उन्हें बताते हैं कि वो जो मोइन है वो पहली बार इस तरह के मिशन पे गया है, इसीलिए उसे चिंता हो रही है। जिसपे जियांग उन्हें तसल्ली देते हुए कहता है कि वे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो डरने की बात नहीं है। इस पे धर्मा टीचर उससे कहते हैं कि और वैसे भी मैंने इसका पहले से इंतजाम कर रखा था। मोइन को जाने से पहले मैंने एक ऐसा अनोखा सील दिया था और स्पेशली मैंने उस सील को मोइन के लिए ही प्रिपेयर किया था और अगर उनके साथ कुछ बड़ी घटना होती है तो इसका यूज करके वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। अब आगे मोइन उसी शील का यूज करता है और उस स्पिरिचुअल बोट को वापस से जुड़ने का आदेश देता है। उसके ऑर्डर देते ही हम उस स्पिरिचुअल बोट को वापस से जुड़ता देखते हैं। वे तीनों उस बोट के अंदर सही सलामत आ जाते हैं। इधर दूसरी तरफ जियांग जो होता है वो धर्मा टीचर से पूछ रहा होता है कि तुमने इतनी पावरफुल सील उसे दे दी जिसका वो यूज करेगा तो तुम पे ही ब्लैक लैश फ्रॉम हेवन का असर होगा। मतलब कि मोइन अगर उस सील का यूज करेगा तो इसका इफेक्ट यहाँ पे धर्मा टीचर को सहना होगा। जिसपे धर्मा टीचर जैसे ही ऐसे कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है मोइन को सील की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खून के फव्वारे जैसी उल्टियां करने लगते हैं क्योंकि मोइन ने उस सील का यूज कर लिया था और वो जिस तरह से यहाँ वॉमिटिंग कर रहे होते हैं पूरी जलबिल मछली की तरह, ये देखना काफी ज्यादा फनी होता है। अब आगे हमें वापस से उस बोट वाली सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिंस और जो सात्सुकी होती हैं मोइन से पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम्हारे एक ऑर्डर देते ही ये बोट वापस से कैसे जुड़ गई। इसमें मोइन एक पुरानी लेजेंडरी स्टोरी उन्हें सुनाने लगता है कि बहुत साल पहले किसी लेजेंड के अनुसार दक्षिण दिशा में एक बहुत बड़ा समुंदर हुआ करता था। इतनी बड़ी लार्ज शिप थी, उसे थीसिस कहा जाता था और वो 100 साल तक लगातार समुंदर में तैरता रहा। इस पे हवा और रेन लगातार असर कर रही थी और वो उसके हर पार्ट्स को डैमेज कर रही थी। इस पे उसके क्रू मेंबर ने ये डिसाइड किया कि वो लगातार एक एक पार्ट को चेंज करते रहेंगे। ऐसे करते हुए बहुत टाइम बीत गया और वो शिप चेंज होते हुए कुछ ऐसा बन गया जो कि वो पहले की तरह बिल्कुल नहीं था। मतलब कि उसके लकड़ी के एक एक पीस को यहाँ रिप्लेस कर दिया गया, जिससे क्रू मेंबर ही कंफ्यूज हो गए ये समझने में कि पहली बार ये जो शिप समुद्र में उतरी थी क्या ये बिल्कुल उसी तरह है। जिस पे सात्सुकी का ये जवाब देता है कि अगर वो वही शिप होगी तो इसका मतलब है उन्होंने जिस ओरिजिनल वुड को किसी दूसरी चीज से रिप्लेस किया होगा तो उस शिप में अब कोई भी पार्ट लकड़ी का ही नहीं होगा। इस पे प्रिंस का ये जवाब आता है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा तो फिर क्या वो शिप तैरना ही बंद कर देगी। जिसपे मोइन उनसे कहता है कि तुम दोनों ही सही कह रहे हो और अब मैं अपने असली पॉइंट पे आता हूँ। आगे वो ये बात रिवील करता है कि हमारी ये जो स्पिरिचुअल बोट है जब मैंने इसे वापस से फिक्स किया और इसके वापस से जुड़ने के कारण अब ये बोट कोई स्पिरिचुअल बोट नहीं रही बल्कि एक साधारण बोट है। और साधारण बोट का मतलब ये है कि ये हवा में नहीं बल्कि पानी में तैरेगी। अब ये दोनों ही ये सुन करके सरप्राइज रह जाते हैं क्योंकि उनकी ये जो स्पिरिचुअल बोट थी उसमें कोई भी मैजिकल स्पिरिचुअलिटी नहीं बची थी। एक आम सी बोट होती है जो कि ग्रेविटी के कारण जमीन की ओर खींचते चली जा रही थी। अब इससे पहले कि इनका क्या हशर होता है इस एपिसोड को यहीं फिनिश कर दिया जाता है। सो गाइज आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना क्योंकि आपके लाइक्स ही हैं जो हमारी मोटिवेशन का सोर्स है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द इसके नेक्स्ट एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।